दुनिया जहां हम पैदा हुए, ये दुनिया जहां पेड़ हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं और अनगिनत तरह के जानवर और हम इंसान रहते हैं। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। न आसमान था, न जमीन, न दिन था, न रात, और न ही यह जिंदगी। कभी न सूरज था, न चांद, और न ही ये तारे। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ आया कहां से? अगर कभी कुछ भी नहीं था तो आज ये सब कैसे मौजूद है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न किसी इंसान की है और न किसी देश की। ये कहानी है पूरी कायनात की। अगर हम समय को बहुत पीछे ले जाएं, बहुत ही पीछे, लगभग 14 अरब साल पहले, तो हमें एक ऐसी हालत मिलती है जहां न सूरज था, न तारे, न स्पेस थी, न समय, और न ही यह कायनात। साइंस के मुताबिक कायनात एक समय में एक ही छोटे से नुक्ते में सिमटी हुई थी। यह नुक्ता इतना छोटा था कि एक आम इंसान के बाल की मोटाई यानी 0.1 मिलीमीटर को अगर हम ट्रिलियंस में बांट दें तब भी उसकी सही माप मुमकिन नहीं होती। जरा सोचिए, हमारी सोच से भी बड़ी यह कायनात, जिसे देखकर हमें हैरानी और डर महसूस होता है, कभी इतनी छोटी थी कि इंसान के बाल की मोटाई 0.1 मिलीमीटर को अगर ट्रिलियंस में बांट दिया जाए तब भी उसकी माप नहीं हो सकती। और समय, जिसे हम आज दिनों, सालों और सदियों में गिनते हैं, कायनात का शुरुआती समय तो पलक झपकने से भी कम था। क्या आप जानते हैं पलक झपकने में कितना समय लगता है? लगभग 0.1 सेकंड। और अगर इस 0.1 सेकंड को भी ट्रिलियंस में बांट दें तब भी उसकी सही माप मुमकिन नहीं होती। इस समय को साइंस में प्लैंक टाइम कहा जाता है। लेकिन यहाँ हर किसी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, हमें यह सब कैसे पता चला? साइंटिस्ट्स को यह सब कैसे पता चला? क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था, न इंसान थे, तो फिर हमें यह सब कैसे पता चला? साइंटिस्ट्स को यह कैसे मालूम हुआ? दरअसल 1929 में एक मशहूर साइंटिस्ट एडविन हबल ने यह खोज की कि दूर दूर की गैलेक्सियां हमसे और ज्यादा दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब यह था कि कायनात फैल रही है, और अगर कायनात आज फैल रही है तो अतीत में यह जरूर बहुत छोटी रही होगी। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए एक गुब्बारा है जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं। जब हम उस गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वे डॉट एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और गुब्बारा बड़ा होता चला जाता है। ठीक उसी तरह हमारी कायनात भी फैल रही है। अगर हम इस फैलाव को उल्टा सोचें, यानी इसे रिवर्स कर दें, तो हम यह मान सकते हैं कि अरबों साल पहले कायनात एक ही नुक्ते में सिमटी हुई थी। फिर 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने कायनात में एक लगातार मौजूद माइक्रोवेव रेडिएशन खोजी। ये रेडिएशन दरअसल बिग बैंग की बची हुई निशानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि शुरुआत में कायनात बहुत ज्यादा एनर्जी से भरी हुई थी और बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसे आज हम माइक्रोवेव की शक्ल में देखते हैं। इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। ये साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा सबूत है कि कायनात कभी बेहद छोटी और एनर्जी से भरा हुआ एक नुक्ता थी। फिर वह पल आया जब उस नुक्ते में फैलाव शुरू हुआ, जिसे साइंस बिग बैंग कहती है। फिजिक्स का एक उसूल है कि जहां प्रेशर ज्यादा हो वहां फैलाव होना तय होता है। इसी वजह से कायनात ने बहुत तेजी से फैलना शुरू किया, जिसे साइंस कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहती है। इस प्लैंक टाइम में, यानी वह वक्त जिसे हम 0.1 सेकंड को ट्रिलियंस में बांटकर समझ सकते हैं, एनर्जी रोशनी में बदलने लगी। उस वक्त तक कायनात के साइज और वक्त में कोई खास बदलाव नहीं आया था। पूरी कायनात रोशनी से भरी हुई थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। फिर 1 सेकंड से भी कम वक्त में कायनात ठंडी होने लगी, और फिर वह समय आया जब एनर्जी जर्रात में बदलना शुरू हुई। जैसे हम पानी को बहुत ज्यादा गर्म करें और फिर उसे ठंडा करें तो वह भाप से पानी बन जाता है। ठीक उसी तरह एनर्जी भी जर्रात में बदलने लगी। इन जर्रात को हम क्वार्क्स कहते हैं। ये क्वार्क्स आगे चलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बदलने लगे। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगभग 3,80,000 साल तक कायनात में अकेले घूमते रहे। फिर 3,80,000 साल के बाद ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलने लगे और बने पहले एटम्स। इन एटम्स में लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम था।
इस लम्हे को साइंस में रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। लगभग 100 मिलियन साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम के धुंधले धुंधले बादल पूरी कायनात में फैल गए। अब यहाँ एक खामोश ताकत ने अपना काम शुरू किया। एक ऐसी ताकत जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। इन बादलों के अंदर हर एटम दूसरे एटम को खींचने लगा। जितना बादल बड़ा होता गया, उतनी ही ग्रेविटी मजबूत होती गई। बादल धीरे धीरे अपने ही वजन से दबने लगा। जैसे हम एक रबर की गेंद को जोर से दबाते हैं तो वह गर्म हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह ग्रेविटी ने बादल को दबाना शुरू किया। इससे बादल के अंदर दबाव भी बढ़ा और गर्मी भी। एटम्स तेजी से एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे तापमान और बढ़ता चला गया। बादल का सेंटर सबसे ज्यादा गर्म हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब बादल के बीच में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी मास एनर्जी में बदली और बहुत ज्यादा रोशनी और ताकत पैदा हुई। यही वह लम्हा था जब पहला सितारा बना। वह रोशनी अंधेरी कायनात में पहला चिराग थी। ये सितारे सिर्फ रोशनी के गोले नहीं थे, बल्कि ये कायनात की फैक्ट्रियां थे। सितारों के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, आयरन और सिलिकॉन बनने लगे। यही एलिमेंट्स आगे चलकर जमीन, पानी और पहाड़ों का हिस्सा बने। जिस मिट्टी पर हम आज खड़े हैं, वह कभी इन्हीं सितारों के दिल में तैयार हुई थी। जब ये बड़े सितारे और ज्यादा बड़े हो गए, तो बिग बैंग के लगभग 300 मिलियन साल बाद वे फट गए। इस घटना को साइंस में सुपरनोवा कहा जाता है। इन सितारों के अंदर बने एलिमेंट्स उनके फटने के बाद खला में फैल गए और फिर नए बादलों का हिस्सा बन गए। और उन बादलों में से एक बादल बहुत खास था। उसके बीच में एक नया सितारा बना, हमारा सूरज। सूरज के चारों तरफ मौजूद गैस और मिट्टी आपस में जुड़ने लगी और छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे बड़े टुकड़ों में बदलने लगे। इस प्रक्रिया को साइंस में एक्रीशन कहा जाता है। इन घूमते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा होता गया और वही धरती बन गया। शुरुआत में यह धरती आग का एक गोला थी। लावा, टकराव, धमाके, न कोई पानी था, न कोई जिंदगी। अगली वीडियो में हम इस आग के गोले का पूरा सफर देखेंगे। कैसे यह आग का गोला धीरे धीरे हरा भरा और नीला बना, यहाँ पानी कैसे आया, फजा कैसे बनी, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिंदगी ने धरती को ही क्यों चुना, जबकि और भी बहुत से सैयारे मौजूद थे। यह भी जानेंगे कि क्या इस कायनात में हम बिल्कुल अकेले हैं या हमारी तरह और भी लोग कहीं मौजूद हैं। अगर आप कायनात के और राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी अभी बाकी है।